विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन निर्धारित समय में पूरा हुआ प्रश्नकाल। प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी सदस्यों का जताया आभार। सदन में विपक्ष ने उठाया महंगाई का मुद्दा। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने उठाया सवाल। सरकार के जवाब से विपक्ष असंतुष्ट। लालकुआं में परिवर्तन रैली के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। नगर कांग्रेस कार्यालय में बैठक। कार्यकर्ताओं से रैली में भीड़ जुटाने को कहा। और उत्तराखंड में अब लोकदल लड़ेगी चुनाव। त्रिलोक त्यागी ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। मोदी सरकार को बताया किसान विरोधी सरकार। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आज एक बार फिर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में सदन में प्रश्नकाल के दौरान सभी सवालों का निर्धारित समय के अनुसार जवाब दिया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों को सदन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए और सहयोग करने के लिए आभार भी व्यक्त किया। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सभी मंत्रियों ने भी पूरी तैयारी के साथ प्रश्नों का जवाब देकर सदस्यों को संतुष्ट किया। इसके लिए भी मंत्रिपरिषद का मैं आभार व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार से सहयोग सत्र के दौरान सभी का मिलता है और आज फिर प्रश्नकाल में जितने प्रश्न पूछे गए थे वो सभी के सभी उत्तरित हुए, यानी कि माननीय मंत्रिपरिषद में भी जितने भी हमारे मंत्रीगण थे सबने उनका सकारात्मक जवाब दिया। और 1 घंटा 20 मिनट की अवधि में 20 प्रश्न तो तारांकित थे और 2 प्रश्न अल्पसूचित थे और 1 प्रश्न पिछली बार का स्थगित था। यानी 23 प्रश्नों के सापेक्ष यदि हमने जो स्थगित किए थे उनको छोड़ दें तो सभी प्रश्नों के संतोषजनक जवाब माननीय मंत्रीगणों के द्वारा दिए गए। मैं उनको भी साधुवाद दे रहा हूँ, सभी माननीय सदस्यों को भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ। तो अभी और क्या विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में महंगाई का मुद्दा उठाया गया। विपक्ष ने महंगाई को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा। पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर आज सदन में विपक्ष की ओर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने सवाल उठाए। हालांकि राज्य सरकार ने अपने जवाब में कहा कि डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतों में राज्य स्तर पर अभी कोई कटौती नहीं होने वाली है। वही सरकार के इस जवाब से असंतुष्ट नजर आए नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि हमने जो सवाल सरकार से किए उसका हमें जवाब नहीं मिला, यानी राज्य सरकार को जनता की चिंता नहीं है। नहीं, देखिए, एक अल्पसूचित प्रश्न जो है हमारे साथी काजी निजामुद्दीन ने लगाया था और उस पर हमने प्रश्न पूछे थे। जो प्रश्न पूछे थे उसका जवाब जो है सरकार नहीं दे पाई और सरकार ने तो बड़े स्पष्ट तौर पर कहा कि चाहे गैस हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, इस पर राज्य सरकार अपने करों में किसी तरीके की कटौती नहीं करेगी। लेकिन जो प्रश्न हम पूछना चाह रहे थे, आपने देखा होगा कि वो प्रश्न जो है हमको सुने। लालकुआं में आगामी 4 सितंबर को खटीमा से होने वाली परिवर्तन रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत के साथ जुट चुकी है। इसी के चलते आज नगर कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। वही बैठक में पहुंचे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत और जीत राम ने कार्यकर्ताओं से रैली में भीड़ जुटाने के लिए आह्वान किया। रंजीत रावत ने कार्यकर्ताओं से कहा कि रैली के जरिए बीजेपी को जवाब देना है। वही जनता के बीच कांग्रेस का बेहतर माहौल है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन रैली की तैयारियों और लोगों को रैली स्थल में लाने के लिए संसाधनों की कोई भी कमी ना हो। कमेटी ने तय किया है कि हम उत्तराखंड में जो 4 साल में भारतीय जनता पार्टी की विफलताएं हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश की जनता को ठगा है, जो इस जनता को बेवकूफ बनाया है, उसके विपक्ष में हम आज एक
हमारी 3 तारीख से एक परिवर्तन यात्रा चल रही है जो खटीमा से शुरू होगी और जसपुर से जाते हुए रुद्रपुर में जिला हेडक्वार्टर पे समाप्त होगी। ये आप लोग पुरानी कड़ी को दोबारा चूल्हे में चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस प्रदेश में पिछले बार चुनाव लड़ चुकी है और जनता उसको रिजेक्ट कर चुकी है। आप पिछली के साथ मिलकर के काम करें। बीते 4 महीने से बंद पड़े मां मनसा देवी रोपवे सेवा को उत्तराखंड शासन की ओर से संचालित किए जाने पर व्यापारियों में खुशी की लहर है। रक्षाबंधन के त्योहार पर लाखों श्रद्धालुओं ने मां मनसा देवी के दर्शन किए और बाजारों में खरीदारी भी की, जो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। और आज खुशी का लहर माहौल है व्यापारियों में, एक खुशी की रात है। जो व्यापार दोबारा से पटरी पे लौटा है, अपर रोड का, बीच बाजार का, यहाँ का रोपे खुलने से हजारों आदमियों को काम दे रखा है। बेरोजगार हो गए थे सब लोग, जो कंपनी में आदमी काम कर रहे थे वो बेरोजगार हो गए थे। बहुत लोग, उनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे थे, व्यापारियों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे थे। लोगों को स्कूटी चलानी पड़ रही थी, मगर क्या करें, पेट तो पालना था ना। कुछ लोग उस पर भी इतराज उठा रहे थे स्कूटी पे, मगर पेट तो व्यापारी को पालना था ना, अपने बच्चों को घर बार चलाना था। तो आज हमने मां मनसा देवी का प्रसाद बना के भोग लगा के और प्रसाद वितरण करा है यहाँ व्यापारियों ने। जो रहा कि माननीय पुष्कर सिंह धामी साहब ने हक दिया, उन्होंने इसको हमारे कहने से खुलवा दिया और सारे व्यापारी आप देखो कितने खुश हैं, कितनी चहल पहल आप देखिए। इसके दिन पहले हम कपड़े बोलते थे, यात्री जो है बहुत परेशान था। यात्री भारत की बॉडी ना आएगा, उसके मनसा देवी आना था। मनसा देवी कैसे आए, बूढ़ा आदमी, वृद्ध आदमी, विकलांग आदमी, औरतें, बच्चे, बूढ़े कैसे चलेंगे, तो चढ़ नहीं पाते, वापिस चले जाते थे। उससे यहाँ मार्केट बंद थी, हजारों लोगों का रोजगार छिन गया था। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे के बाद कांग्रेस ने भी अपनी ओर से 2022 चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके तहत कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष तिलक राज बेहड़ हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने हरिद्वार और रानीपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भाग लिया। कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी को बूथ लेवल तक मजबूत करने और उत्तराखंड में कम से कम 60 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। हरिद्वार की राजनीति एक अलग किस्म की राजनीति है, इसलिए बहुत दिनों से यहाँ सोचा जा रहा था किसको प्रभारी बनाया जाए। तिलक राज जी बेहड़ यहाँ की पूरी राजनीति से जानते हैं कि यहाँ की कौन किस नेता का कितना कद है, इसलिए तिलक राज बेहड़ जी को हरिद्वार का जिले का प्रभारी बनाया गया है और इनको बताया गया है कि किस तरह से वहाँ पे राजनीति का पटल तैयार करना है। तो इसलिए आज तिलक राज बेहड़ जी को हमारे बीच में भेजा गया है। कि इस समय प्रदेश के अंदर हालात महंगाई को लेकर बद से बदतर है। महंगाई पूरे प्रदेश के अंदर कमर तोड़ रही है, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे खाने का तेल हो, चाहे दाल हो, चाहे बेरोजगारी हो। इस सारे मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। तो एजेंडा हमारा तय है, हम 50 से ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे और उसके लिए हम लोग तैयारी शुरू कर दी है। हरिद्वार की 11 विधानसभा सीटों पर मैं जाऊंगा, मैं स्वयं, मुझे भी जिम्मेदारी दी गई है। एक एक विधानसभा पे हम करेंगे, उसके बाद संगठन के लोगों की मीटिंग करेंगे। कैंडिडेट को मौका किसको मिलेगा ये हाईकमान तय करेगा और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता में हर अपने आप में युवा जोश है, इसलिए कार्यकर्ताओं को लेकर के इस प्रकार का कोई असमंजस नहीं है कि किसको मौका मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। जो जनता की बात करेगा, जो पार्टी हित में काम करेगा और जो संघर्ष करेगा, उसको टिकट हमेशा से कांग्रेस पार्टी द्वारा मिलता आया है, मिलता रहेगा। वो युवा हो या बुजुर्ग हो, यहाँ पर सभी प्रकार का सामंजस्य एक दूसरे के साथ मिलकर के हमेशा बनता रहा है। सीटों पर आप यहाँ समीक्षा करने के लिए बैठे। तो उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है और उसी को लेकर कांग्रेस भी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर
पूरी तरह से कांग्रेस तैयार है। हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड का दौरा किया था और उसके बाद कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से 2022 के चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। तो इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष तिलक राज बेहड़ हरिद्वार पहुंचे। प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी ने ज्वालापुर शहर इकाई की घोषणा करते हुए अध्यक्ष, महामंत्री सहित अन्य पदों पर व्यापारियों को नियुक्त किया। व्यापारियों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी ने कहा कि व्यापारियों की हालत खराब हो चुकी है। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से लगातार 2 सालों से व्यापारियों की हालत बेहद ही खराब हो चुकी है। व्यापारी घर का दैनिक खर्च चलाने, स्कूल फीस चुकाने तक में असमर्थ हो गए हैं। सरकार को आगे आकर व्यापारियों के लिए एक बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। कोरोना काल प्रारंभ हुआ, उस समय सभी व्यापारियों को एकत्रित किया, सभी संगठनों को एकत्रित किया और सभी संगठनों से ये बात कही गई कि आप सभी एक झंडे के नीचे आइए, सब अपने पद त्याग कर और एक झंडे के नीचे आकर व्यापारियों के हित की लड़ाई लड़ी। लेकिन मात्र हमारा व्यापार मंडल एक ऐसा रहा जिसने अपने पद को छोड़ने के लिए तैयारी की। बाकी कोई सा भी व्यापार मंडल जितने भी गुटों में बने हुए हैं, वो व्यापार मंडल कोई भी ऐसा नहीं हो पाया कि जो अपने पद से इस्तीफा दे सके। प्रदेश में मानसून के कारण जगह जगह पहाड़ियां दरक रही है, जिससे मार्ग बंद हो रहे हैं और रास्ते बंद होने से स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी कई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बड़ा बयान दिया है। गणेश गोदियाल ने ऑल वेदर रोड को बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार की जीती जागती देन बताया। गणेश ने कहा कि ऑल वेदर रोड परियोजना में जनता की गाड़ी कमाई को बर्बाद किया गया है। आज प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत पहले से भी ज्यादा बदतर हो गई है। प्रदेश की सड़कें निर्माण के कुछ महीने बाद भी धंस रही है। इससे जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों की पहाड़ियों से गिरते मलबे की चपेट में आने से दर्दनाक मौत भी हो गई है। इसके अलावा गणेश गोदियाल ने ऑल वेदर रोड निर्माण की जांच की मांग भी उठाई है। जुमला है, वो भी ऑल वेदर भी एक जुमला है। रोड वाइडनिंग का काम 2009 से शुरू हो गया था, आपको पता होगा, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग तक। उससे क्या विशेष है? आज गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, हर मौसम में रोड बंद है। यही इसका मतलब है ऑल वेदर का। वो एक जुमला था और बजट को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र था। उत्तराखंड में आगामी चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी है और इसी बीच राष्ट्रीय लोकदल ने भी उत्तराखंड में चुनावी ताल ठोक दिया है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी द्वारा अपने समर्थकों के साथ हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के चुनाव में हिस्सा लेने की बात कही। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन ये तो तय है कि उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में पार्टी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है। उन्होंने प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी सरकार न केवल किसान विरोधी है, बल्कि ये महंगाई के लिए भी जिम्मेदार है। 4.5 लाख लोगों के उत्तराखंड के प्रमुख साथियों की बैठक रतनलाल लखेला जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में हुई है और इसमें फैसला किया गया कि हम चुनाव लड़ेंगे उत्तराखंड में और अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि वो लखेला जी को अपना बताएं कि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उसकी समीक्षा करेंगे और हम हर जिले में किसान सम्मेलन करेंगे, किसान मजदूर एकता के सम्मेलन, भाईचारा सम्मेलन करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी ने भाईचारा बांटा है हम उसको स्थापित करने का काम करेंगे। हमने उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सारे में भाईचारा सम्मेलन किए, अब ये हम उत्तराखंड में भी कर रहे हैं। जो बंटवारा इन्होंने किसानों में, मजदूरों में, मुसलमानों में इनमें किया है, इस बंटवारे को हम रोकने के लिए काम करेंगे।
उत्तराखंड में 2022 की चुनावी दौड़ शुरू हो चुकी है। जसपुर में आम आदमी पार्टी समय समय पर सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ आए सैकड़ों लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष यूनुस चौधरी ने इन लोगों को सदस्यता ग्रहण कराई। वहीं यूनुस चौधरी ने कहा कि लगातार आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है और लोग कांग्रेस और बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी की तेजी से सदस्यता ले रहे हैं। आने वाला वक्त आम आदमी पार्टी का है और इस बार उत्तराखंड में पूरी बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी और प्रदेश में दिल्ली की ही तर्ज पर विकास कार्य किए जाएंगे। 45 लोगों ने सदस्यता ग्रहण करी है। उसके साथ साथ फिर यहाँ पर हमने कुछ लोगों को सम्मानित भी किया है, पद भी दिए हैं आम आदमी पार्टी और अल्पसंख्यक मोर्चा की। और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आप बैठे देख रहे हैं। लोगों में बड़ा जुनून है, लोगों में प्रेम है आम आदमी पार्टी के प्रति। आम आदमी पार्टी आज पूरा परिवार, हमारा परिवार दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोगों में जोश है और 2022 में उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जसपुर की सीट विशेषकर आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे वोट में जीत रही है। उत्तराखंड को ओबीसी राज्य का दर्जा, वन अधिकार कानून और मजबूत भू कानून बनाने की मांग को लेकर आज कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वन अधिकार आंदोलन के संरक्षक किशोर उपाध्याय की अध्यक्षता में सर्वदलीय संगठनों के सदस्यों ने एक साथ सचिवालय का कूच किया, जिसे प्रशासन ने विधानसभा से पहले ही रोक दिया। इस दौरान उपाध्याय ने विधानसभा के सभी सदस्यों से वन अधिकार कानून की सिफारिश करने की अपील की। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री धीरेन्द्र प्रताप, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर NS सचान समेत तमाम आंदोलनकारी भी मौजूद रहे। ये सही समय है जब उस अन्याय को दूर किया जा सकता है और हमारी बहुत सिंपल 3 मांगे। पहली बात ये है कि पूरे उत्तराखंड के लोगों को, उत्तराखंडियों को ओबीसी घोषित किया जाए। हम लोग कहीं ना कहीं जो है वो लापरवाह रहे और अगर आप जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन है उसमें देखेंगे तो पूरा उत्तराखंड उसमें आच्छादित होता है। हमारी दूसरी मांग ये है कि जो हमारा वनाधिकार है 2006 का कानून, उसको लागू किया जाए। कोई ऐसा पहले से पूरा तय नहीं है कि वहाँ ज्ञापन कोई लेगा। ज्ञापन जितना भी है ये तय हुआ। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले नीति बॉर्डर हाईवे तमक के पास मरखुदा में भारी भूस्खलन से 14 अगस्त से वो बाधित है। ऐसे में घाटी के लोग एकजुट होकर जन आंदोलन की राह पर निकल पड़े और नीति घाटी की उपेक्षा होने पर जोशीमठ तहसील में आमरण अनशन शुरू होते ही सरकार हरकत में आ गई। चमोली जिला प्रशासन ने सोमवार से घाटी के दोनों तरफ फंसे लोगों का हेली से रेस्क्यू शुरू करा दिया है। वहीं NDRF, SDRF, BRO और प्रशासन की टीम ने दूसरे मार्ग से पैदल आवाजाही भी शुरू करा दी है। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जोशीमठ की सीमांत नीति घाटी के लोगों पर किस कदर मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है। आज खराब मौसम, कोहरे और झमाझम बारिश, दोहरी मार्ग के चलते आवश्यक हेली सेवा, रेस्क्यू और सड़क से मलबा साफ करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। अगली खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार में डेंगू की दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। लोगों को भी डेंगू से बचाने की सलाह दी जा रही है। रुड़की शहर के सिविल अस्पताल में डेंगू को लेकर पूरी सावधानी बरती जा रही है। अस्पताल प्रशासन ने 10 बेड का वार्ड भी डेंगू के लिए रिजर्व किया है। दरअसल बरसात के दिनों में जगह जगह पानी भर जाता है, जिसके कारण डेंगू का मच्छर जन्म लेता है। रुड़की के सिविल अस्पताल में भी डेंगू को लेकर तैयारियां की गई है। हालांकि रुड़की शहर में डेंगू का अभी तक कोई भी मरीज सामने नहीं आया है। मेरे पास डेंगू की रैपिड कार्ड टेस्ट भी है और एलिजा टेस्ट भी है और रैपिड कार्ड में जो भी पॉजिटिव आता है उसको फिर एलिजा से कंफर्मेटरी टेस्ट किया जाता है। अभी तक हमारे पास रुड़की हमारे चिकित्सालय के अंदर कोई भी पॉजिटिव केस अभी तक नहीं निकला है। और इसके अलावा और हमारी तैयारी सरकार के द्वारा पूरी कर ली गई है। हमारे पास प्लेटलेट्स की आपको पता ही है, लास्ट ईयर दिसंबर के महीने में हम लोगों ने ब्लड कंपोनेंट चालू हो गया था हमारा, तो प्लेटलेट्स की हमारे कोई कमी नहीं है। इसके बाद अभी माननीय विधायक रुड़की क्षेत्र
श्री प्रदीप बत्रा जी के द्वारा एफरेसिस की मशीन यहाँ उपलब्ध करा दी गई है। राजधानी देहरादून में बीएड टीटी बेरोजगार संघ ने विधानसभा का घेराव किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तो हम सख्त कदम उठाएंगे। बीजेपी सरकार हमारी मांगों की अनदेखी कर रही है, इसलिए मजबूरन हमको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। ये सही समय है जब उस अन्याय को दूर किया जा सकता है और हमारी बहुत सिंपल 3 मांगे। कोई ऐसा पहले से प्रोग्राम तय नहीं है कि वहाँ ज्ञापन कोई लेगा। ज्ञापन जितना भी है ये तय हुआ। उत्तराखंडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रुड़की से सटे ढंडेरा में डाकखाने की शाखा के पोस्टमास्टर ने ग्रामीणों द्वारा डाकखाने में जमा लाखों रुपए की रकम हड़प ली और खुद भूमिगत हो गया। बैंकों से अधिक विश्वसनीय डाकघरों को माना जाता है। ग्रामीण और गरीब लोग अधिकतर अपनी रकम डाकखाने में जमा करना पसंद करते हैं, पर अगर डाकखाना ही डाकू बन जाए तो लोग आखिरकार कहां जाएंगे। किच्छा में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के बैनर तले 24वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन की किच्छा इकाई अध्यक्ष सिमरन कौर, महामंत्री पूनम गंगवार और सर्वेश देवी ने संयुक्त रूप से कहा कि हम पिछले 23 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार हमारी बात सुनने को राजी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जल्दी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ताकि प्रदेश की अंधी बहरी सरकार का आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं की तरफ ध्यान जा सके। हम अपने मुख्यमंत्री साहब से ये कहना चाहते हैं कि हमारी राखी भी निकल गई और 2 दिन हमारी आशाओं की बैठक भी हो गई, यहाँ से आवास पे भी मिल लिए जाके, फिर हमारा 1 महीना होने जा रहा है। आशा हमारी बीमार होने लगी, कब हमारी सुनवाई करेगी? इनके कानों में हमारी आवाज़ नहीं जाती। वोट मांगने आपकी वोट आएंगे तो हम साफ कह दे रहे हैं, इनको हराना अगर हमारी बात नहीं सुनी अगर गवर्नमेंट ने, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, हम किसी के वेतन में से नहीं मांग रहे। हमारे विधायक जी क्या कह रहे थे, रक्षाबंधन को तुम्हें तोहफा मिलेगा, वो साल दिखाने ना आए यहाँ पे। रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा बवाई मोटर मार्ग पर एक दुखद सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जहां एक और वन अधिकार आंदोलनकारियों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर विधानसभा कूच किया, तो इसी दौरान पुलिस प्रशासन ने इन्हें विधानसभा से पहले रोककर इनका ज्ञापन लिया। इस दौरान वन अधिकार आंदोलन के संयोजक और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय से प्रशासन की हल्की नोकझोंक भी हुई। समिति को अपना समर्थन देने के लिए आया हूं और इनके 2 मुद्दे तो ऑलरेडी मेरे भविष्य के एजेंडे में सम्मिलित हैं, बिजली वाला और कुकिंग गैस वाला। और हमने अपने शासनकाल में 2016 में वनाधिकार समितियां बनाने गांव-गांव में वो प्रोसेस प्रारंभ की थी। उसका कैबिनेट नोट बना, तो कैबिनेट डिसीजन आज भी राज्य सरकार के पास है, लेकिन राज्य सरकार ने उस प्रोसेस को रोक दिया क्योंकि ये वनों में हमारे अधिकार को स्वीकार नहीं करते थे।
जोशीमठ के मलारी तिब्बत बॉर्डर रोड को जल्द सुचारू करने और संचार, मेडिकल, बिजली मांग को लेकर पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर सिंह राणा का आमरण अनशन जारी है। जोशीमठ तहसील प्रांगण में आमरण अनशन का आज दूसरा दिन है। बंद करो, दीदी घाटी की उपेक्षा करना बंद करो। वहीं पौड़ी जिले के कई क्षेत्रों में गुलदार की सक्रियता लोगों की नींद उड़ा रही है। पोखड़ा क्षेत्र के बाद अब चौबट्टा खाल क्षेत्र में भी गुलदार इन दिनों ग्रामीणों के लिए आतंक बना हुआ है। आपको बता दें कि गुलदार ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया है। कल वहाँ पे पिंजरा लगाने के साथ साथ में जो भी गुलदार का दहशत वहाँ पे उत्पन्न हुआ उससे निजात दिलाने के लिए टीम का निरंतर वहाँ पे भ्रमण आवश्यक रहेगा। साथ में अगर किसी गुलदार के द्वारा हमला किया जाता है और उसमें नरबख्शी कर उसको घोषित करने का निर्णय संबंधित विभाग द्वारा लिया जाता है, तो ऐसे क्रम में उसको ट्रैंक्विलाइज करने के लिए और उसके साथ साथ उसका कहीं और स्थानांतरित करने के लिए कार्रवाई जो है विभाग द्वारा की जाती है। एक किलोमीटर मिनिमम बोलो अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर आज योग प्रशिक्षित बेरोजगारों ने विधानसभा का घेराव किया, जबकि पुलिस लगातार उन्हें पहले ही रोक दिया। प्रशिक्षित बेरोजगारों का कहना है कि सरकार उन्हें लंबे समय से आश्वासन दे रही है, लेकिन आज तक उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो बेरोजगारों ने विधानसभा का घेराव किया है, लेकिन पुलिस बल वहां पे मौके पर मौजूद था, जिसने विधानसभा पहुंचने से पहले ही उन्हें रोक दिया। तो चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।